है, चाहे सुप्रीम कोर्ट। ओके सर। ठीक है, जी न्यायपालिका द्वारा जो दी जाने वाली, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर जुडिशियरी हो, इनके द्वारा जो सेवा दिया जाएगा उस पर कोई टैक्स की देनदारी नहीं होगी। ये सर्विस के घेरे में है और ना वो गुड्स के घेरे में है। उसी तरह से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, कोई म्युनिसिपैलिटी का वार्ड कमिश्नर, ये प्रतिनिधि क्या बोलते हैं उसको, या पंचायत समिति सदस्य है या मुखिया है, कहने का मतलब कोई भी जो जनप्रतिनिधि है, प्रतिनिधि के रूप में सर्विस दे रहा है, ये जो सर्विस दिया जा रहा है ये न गुड्स है और न सर्विस है, इस पर कोई टैक्स की देनदारी नहीं है। उसी तरह किसी संविधान के या किसी भी स्टैट्यूट के प्रावधानों के तहत कि कोई बोर्ड है, निगम है, या कोई इस तरह से पब्लिक सर्विस देने के लिए जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो कोई चेयरमैन है, वो जो अगर सेवा दे रहा है तो वो भी इसके तहत नहीं आता है। इसके अलावे जैसे बरियल है, फनरल है या क्रिमेशन है, तो देखते नहीं कि डेड बॉडी का जो डिस्पोजल होता है, चाहे उसमें मर्चरी हो या उसके लाश को ढोने का जो कोई काम कर रहा है, या दाह संस्कार का, या उसके क्या कहें जो में किया जाता है, जो बरियल का माने फंक्शन है, या दाह संस्कार का, या उसके लिए डेड बॉडी को जो लिया जाता है, जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ये भी उस घेरे में नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेवा तो सरकार भी देता है, सेवा सरकार भी दे रहा है, जो रोड बना रहा है, वो ब्रिज बना रहा है, या विभिन्न तरह की सेवाओं सरकार के द्वारा दी जा रही है। ये उस टैक्स के घेरे में ये सर्विस नहीं आएगा, क्योंकि सरकार एक पब्लिक अथॉरिटी के रूप में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इस पर कोई जीएसटी की देनदारी नहीं है। इससे थोड़ा आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा। सरकार रोड बना रही है या पुल बना रही है या अन्य कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, ये पब्लिक अथॉरिटी के रूप में कर रही है, इस पर कोई देनदारी नहीं है। कंफ्यूज ये नहीं करना है कि जो सरकार जो ब्रिज बना रही है, रोड बना रही है, वो कंट्रैक्टर बना रहा है तो इस पर कोई टैक्स ना लगता है, ऐसी बात नहीं है, उस पर टैक्स है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सर्विस को प्राप्त करने वाला है सरकार। रोड अगर किसी कंट्रैक्टर से बनवाया जा रहा है, ब्रिज बनवाया जा रहा है, बिल्डिंग बनवाया जा रहा है, तो इसमें क्या है कि स्टेट सर्विस को प्राप्त कर रहा है, स्टेट सर्विस को प्राप्त कर रहा है। और यहाँ सप्लायर कौन है? जो कंट्रैक्टर है, चाहे जो रोड बनाने वाला है या ब्रिज बनाने वाला है, जो भी है। तो इस हम लिस्ट की बात कर रहे हैं शेड्यूल 3 का, जिसके तहत उसमें वैसे चीजों का उल्लेख है जो ना गुड्स है और ना सर्विस है। इफ इट इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। ठीक है, इसमें इसी तरह के चीजों का उल्लेख है। मुख्य रूप से हम फिर रिकॉल करें कि जुडिशियरी के द्वारा दी जाने वाली सेवा, एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर को दी जाने वाली सेवा, सरकार द्वारा एज ए पब्लिक अथॉरिटी दी जाने वाली सेवा। अब अगर सरकार कोई कॉर्पोरेशन खोल के बिजनेस कर रही है, अगर सपोज करिए काल्पनिक बातें कि सरकार अगर मान लिया कि कोई पॉलिसी ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल का कोई उसका कोई कंपनी है जो वो बिक्री कर रहा है, तो वहाँ पब्लिक अथॉरिटी के रूप में वो बिक्री नहीं कर रहा है, वो एक बिजनेसमैन के या पब्लिक सेक्टर में टेकिंग के रूप में बिक्री कर रहा है, वहां पर टैक्स देनदारी होगी। लेकिन एज ए पब्लिक अथॉरिटी जो अपना स्टैट्यूटरी लिएबिलिटी है, सरकार का जो रोड बनाना या ब्रिज बनाना या इस तरह की सेवाएं जो एक पब्लिक अथॉरिटी के रूप में सरकार करती है, उस पर टैक्स की देनदारी नहीं है। और अगर सरकार खुद अगर कोई बिजनेस अंडरटेकिंग चलाती है तो उस पर टैक्स की देनदारी है। और जैसे दाह संस्कार या जैसे कि दफन करने का या डेड बॉडी को ले जाने लाने का जो ये सेवा है, इस पर भी कोई कर की देनदारी नहीं है। स्टैट्यूट
या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई ऑर्गेनाइजेशन बना है, उसका कोई चेयरमैन है या कोई भी प्रतिनिधि है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए चेयरमैन, एज ए मेंबर, तो उस पर भी न ये गुड्स है न सर्विस है, उस पर देनदारी नहीं है। मेरा कहने का सिंपल मतलब था कि शेड्यूल 3 में जिन जिन चीजों का उल्लेख है उस पर कोई कर की देनदारी नहीं है। उसके बाद अब हम सप्लाई हमने डिस्कस कर लिया, आईटीसी डिस्कस कर लिया, उसके बाद जीरो रेटेड क्या होता है, सेज क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो मैं अब बात आता हूँ शॉर्ट में रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन इसलिए जाना, उसके बारे में कंसेप्ट जानना है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, उतनी डिटेल नहीं जाना है। उसमें रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, किसको जरूरी है। तो इसमें एक्ट में प्रावधान किया हुआ है कि एक स्पेसिफाइड क्वांटम से अगर ज्यादा किसी भी सप्लायर का, बिजनेसमैन का स्पेसिफाइड क्वांटम से अगर टर्नओवर एक्सीड करता है तो बाय कंपल्सन उनको रजिस्ट्रेशन लेना है। ये स्पेसिफाइड क्वांटम का क्या मतलब हुआ कि एक्ट में प्रावधान किया हुआ है कि ड्यूरिंग 12 कंसेक्यूटिव मंथ, ठीक है, लगातार 12 महीनों में, सपोज करिए कि अभी कौन महीना चल रहा है, मई, मई से लेके 12 महीना कब होगा, अप्रैल 2022। इस 12 महीने में अगर किसी का ग्रॉस टर्नओवर माने पूरा व्यापार अगर स्पेसिफाइड क्वांटम को क्रॉस कर जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो जब एक्ट आया था शुरू में जुलाई 2017 में, तो उसके लिए था कि किसी भी जो सामान्य व्यवसायी अगर किसी 12 कंसेक्यूटिव मंथ में अगर 20 लाख के टर्नओवर को पूरा कर लेता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की बाध्यता थी। और से माने कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लाइक नागालैंड, मेघालय, सब तरह के जो 7 सिस्टर के स्टेट्स हैं, उनको वहां के आर्थिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां का स्पेसिफाइड क्वांटम 10 लाख डिसाइड किया गया था। आज के तारीख में स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 20 लाख है और जनरल स्टेट में व्यवसायियों के लिए क्या है, ये 40 लाख का है। ये बढ़ता घटता रहता है, उससे मतलब नहीं है। अब अगर जिनका 20 लाख से कम का व्यापार है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, यहाँ पर जिनका पूरे साल का टर्नओवर अगर 40 लाख से कम है तो उनको रजिस्ट्रेशन लेने की बाध्यता नहीं है। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। तो बगैर रजिस्ट्रेशन लिए हुए, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, बगैर रजिस्ट्रेशन लिए हुए कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन एक पैसे कर का कलेक्शन नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं हो, और न ही वो कर का भुगतान कर सकता है, चूंकि उस सिस्टम में आ ही नहीं सकता है। तो पहला कंडीशन तो ये है कि कोई भी जो को रजिस्ट्रेशन नहीं है वो एक पैसे का भी कर वसूली अपने ग्राहकों से नहीं कर सकता है। ये इलीगल है, ये ऑफेंस है, ये क्राइम है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन है क्या, तो रजिस्ट्रेशन एक लाइन में आप कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या जो रजिस्ट्रेशन प्राप्त करता है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसका मतलब उनके पास सरकार की ऑथोरिटी है टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स from various customer and get it deposited in exchequer। रजिस्ट्रेशन से हम एक तरह से उनको एक अधिकृत प्रतिनिधि बनाते हैं कि नाउ यू आर लिएबल, यू आर सपोज टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम कस्टमर, और आप उसको खजाने में जमा करिए। एक चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बार बार आप लोग सुने होगा जनरल भाषा में कोई आंदोलन होता है तो व्यापारी कहते हैं कि हम इतना कर का भुगतान करते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आप लोग जानते भी हैं, पहले क्लास में भी मैंने डिस्कस किया कि ये इनडायरेक्ट टैक्स लेवी होता है जरूर रजिस्टर्ड डीलर पर, जो व्यापारी है उस पर लेवी होता है, लेकिन टैक्स का फाइनल बोझ उन पर नहीं होता है। वो सिंपली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट है और इस हैसियत से वो विभिन्न कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं। कहने का मतलब कि कर का बोझ
किस पर है? कस्टमर पर है, एंड कंज्यूमर पर। ठीक है, एंड कंज्यूमर पर है उसका बोझ, वहां से वो कलेक्ट करते हैं और वो पैसा फिर डिपॉजिट करते हैं एक्सचेकर में। उनका कोई पैसा नहीं होता है, वो सरकार के एजेंट के रूप में फंक्शन करते हैं। चूंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका फाइनल शिफ्टिंग एंड कंज्यूमर पर होता है, जहां फाइनली गुड्स कंज्यूम होता है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये एक अपराध है। रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया, जो किसको लेना है, स्पेसिफाइड क्वांटम को जो क्रॉस करेगा उसको रजिस्ट्रेशन लेने की कानूनी बाध्यता है। अब रजिस्ट्रेशन का क्या है कि इसके लिए जीएसटी में एक सिंगल पोर्टल है, नेशनल पोर्टल है, और उसमें हिंदुस्तान के किसी कोने का व्यवसायी उसी पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करेगा और ऑनलाइन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। अब उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो सब आप लोगों को जानने का विषय नहीं, उस पर अप्लाई करेंगे और वहीं से ऑनलाइन उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्गत होगा। हमें इसमें बताना ये था कि नेशनल पोर्टल से जरूर रजिस्ट्रेशन मिलता है, लेकिन इसका बेस कोई ना कोई राज्य होता है। और उसका मैं एक उदाहरण लूं, जैसे सपोज करिए कि मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता हूं। हम बिहार में भी हमारा कंस्ट्रक्शन काम है, झारखंड में भी है, पंजाब में भी है। मेरा एक रजिस्ट्रेशन एक राज्य में एक रजिस्ट्रेशन होगा, पूरे राज्य में वैलिड होगा। ऐसे रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी ऑल इंडिया लेवल पर भी है। मैं उदाहरण दूसरा ले रहा हूं, मेरा 3 राज्य में काम अगर चलता है, 3 राज्य में मेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो तीनों राज्य में हमको अलग अलग रजिस्ट्रेशन उसी पोर्टल से लेना होगा। क्योंकि मैंने पहले डिस्कस किया कि एसजीएसटी राज्य सरकार का है, सीजीएसटी भारत सरकार का है। तो जब तक ये पता नहीं होगा कि ये व्यापार किस राज्य से ओरिजिनेट कर रहा है, तब तक उस राज्य का हिस्सा कैसे मिलेगा। इसलिए अगर रजिस्ट्रेशन एक पटना में बैठ के ले रहे हैं तो पूरे बिहार में अब हमारे सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम चलेगा। लेकिन अगर हम दूसरा ब्रांच या कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम हम यूपी में करते हैं, तो हमको यूपी में भी उसी सिंगल पोर्टल से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। पोर्टल जरूर नेशनल है, रजिस्ट्रेशन उसी पोर्टल से किसी भी राज्य में लिया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का 3 राज्य में बिजनेस है तो 3 रजिस्ट्रेशन लेना होगा। एक रजिस्ट्रेशन एक राज्य में वैलिड होता है, और उसके पीछे रेशनल ये है कि ताकि ट्रैकिंग किया जा सके कि ये व्यापार कहाँ हुआ है, और जिस राज्य में हुआ है उस राज्य का चूंकि हक बनता है, इसके लिए किया गया कि रजिस्ट्रेशन एक राज्य में एक व्यापारी का एक रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पर उतना ही। अब रजिस्ट्रेशन है तो उसके बाद अब हमको मुख्य रूप से, चूंकि समय कम है, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद अगर और कुछ होगा तो हम डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो गया कि जो किनको लेना है, कैसे बाध्यता है, और उसकी प्रक्रिया क्या है, और उसकी इफेक्टिबिलिटी क्या है। उसके बाद 3 महत्वपूर्ण चीज आते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, जो आप लोगों को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। वो है रिटर्न और पेमेंट ऑफ टैक्स। रजिस्ट्रेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि पहले बताया कि वो अधिकृत प्रतिनिधि हैं सरकार के टैक्स कलेक्शन करने के लिए, कि जो विभिन्न कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, सरकार को डिपॉजिट करते हैं। तो कैसे डिपॉजिट करेंगे, तो कैसे हम जानेंगे, या विभाग का अथॉरिटी कि इनके कितनी कर की देनदारी है। तो कर की देनदारी को बताने के लिए मंथली रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। रिटर्न इज द मिरर ऑफ द होल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेसमैन। एक महीने में, चूंकि मंथली रिटर्न देना है, तो एक महीने में कितना परचेज किए, कितना सेल किए, कितना माल रिसीव किए, कितना सप्लाई किए, उसका पूरा ब्यौरा होता है। उसमें कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है, कितना आउटपुट टैक्स क्रेडिट है, और उसे मिला करके उनकी नेट देनदारी क्या है। ठीक है, तो रिटर्न एक लाइन में कहें कि इज द summary of the transaction made by a businessman during a month with respect to the purchase and sale and input tax credit, output tax credit thereon, and net payability. It's okay. तो ये रिटर्न है। रिटर्न कैसे फाइल करना है,
वो भी उसी पोर्टल पर जाके रिटर्न फाइल करते हैं। एक महीना में सपोज करिए मई का महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, तो अगला महीना माने जून के 10 तारीख तक 3 तरह का रिटर्न होता है। एक 10 तारीख को दे देना है, एक 15 तारीख को दे देना है, फाइनली 20 तारीख को दे देना है। वो जितना आउटवर्ड सप्लाई किए उसका अलग रिटर्न है, जितना परचेज किए उसका अलग रिटर्न है, और एक 20 तारीख को फाइनली परचेज और सेल मिला के इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स मिला के जो हम रिटर्न देते हैं उसको 20 तारीख तक, मतलब मई का रिटर्न 20 जून तक देना है। उसी में उसका टोटल डिटेल होता है जो कितना हमारा नेट देनदारी है। अब रिटर्न हो गया, हर महीने देना है। इस महीने का अगले महीना के 10 को, 15 को, 20 को, ठीक है, अलग अलग रिटर्न है। जितना वो बिक्री किया उसके लिए अलग, परचेज किया उसके अलग, और दोनों का सिंक्रोनाइज वर्जन जो है जिसमें परचेज सेल और इनपुट टैक्स क्रेडिट, उतना डिटेल में आप लोगों को नहीं जानना है। जानना ये है कि रिटर्न क्या है, और रिटर्न मंथली होता है और वो फाइल करना है, वो देना है। अब आते हैं पेमेंट। तो पेमेंट के लिए हर जिन व्यवसायी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उनके 3 तरह का लेजर होता है, खुल जाता है पोर्टल पर। अगर आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन में आपका 3 लेजर खुल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेजर, आउटपुट टैक्स और कैश लेजर। अब मैंने पहले कहा था, आप लोग को भी थोड़ा मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि गुजरात से माल चला बिहार, बिहार से झारखंड चला गया या बिहार में बिका, और टैक्स फाइनली उसी राज्य को मिलेगा जिस राज्य में बिक्री हुआ। तो मैंने कहा था कि ट्रैक कैसे होगा, तो ट्रैक कैसे होगा, तो इसके लिए नेशनल लेवल पर जीएसटी नेटवर्क है, एक ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जीएसटी का। अब मैंने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेजर की बात की, तो अब इसको थोड़ा सा शुरू से ही इसके मैकेनिज्म को समझिए। अब अगर गुजरात का कोई व्यापारी माल पटना के व्यापारी को बिक्री किया और पटना वाले ने मुजफ्फरपुर को बिक्री किया, सब सिंप्लिसिटी के लिए 3 चैनल ले, तो गुजरात का जो व्यवसायी होगा वो पटना वाले को बिक्री किया है, वो अपना रिटर्न फाइल करेगा गुजरात वाला। तो उसमें जितना माल एक महीना में बिक्री किया है, किस किस व्यवसायी को बिक्री किया है, उसका डिटेल होता है, डिटेल इनवॉइस अपलोड होता है रिटर्न में। तो उससे ही पता चल गया, जैसे स्टार लाइन एंटरप्राइज कोई पटना का व्यवसायी है, वो गुजरात से भी माल खरीदा, पंजाब से भी खरीदा, हरियाणा से भी खरीदा, तो पंजाब वाले ने भी अपना रिटर्न फाइल किया होगा, गुजरात वाले ने भी फाइल किया होगा, और हरियाणा वाले ने भी फाइल किया होगा। तो वो सिस्टम पर दिख जाएगा कि स्टार लाइन एंटरप्राइज 5 लाख का माल गुजरात से, 2 लाख का माल हरियाणा से, 3 लाख का माल पंजाब से लिया, तो 5 3 8 10 लाख हुआ। सपोज करिए 5% टैक्स है, तो 10 लाख पर 5% टैक्स से 50,000 रुपया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ। वो बाद का चीज है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, उसको छुड़िया भी 5% टैक्स वहां भुगतान किया है। इसके इनपुट ये अपना जब खोलेगा प्रोफाइल पोर्टल पर जाके, तो इसको दिखाएगा, क्योंकि उन लोग तीनों जगह का रिटर्न भर दिया, वो देख लिया, तो देख लिया रिटर्न भर दिया, ये कितना भुगतान किया, तो इसको दिखाएगा इसके अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में, जिसके अकाउंट में 50,000 रुपया का आईटीसी है। ठीक है, अब सीधे आ गया, इसको बाहर बाहर से जितना परचेज किया सब आ गया। अब ये पटना वाला व्यापारी झारखंड को बेचा कि मुजफ्फरपुर को बेचा, इंटर स्टेट बेचा या विद इन स्टेट बेचा, तो ये भी अपना रिटर्न फाइल करेगा। तो ये रिटर्न फाइल करेगा, मान लिया कि 10 लाख का वो परचेज किया है और 12 लाख रुपया का रिटर्न फाइल कर रहा है, और बता रहा है जो हम मुजफ्फरपुर के व्यापारी को इतना दिए, पूर्णिया वाले को इतना दिए, दरभंगा वाले को इतना दिए। तो इसका 12 लाख का सेल होता है, तो इस महीना में आउटपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ इसका? 60,000। 50,000 का इनपुट है, तो 50,000 का महीना कटेगा। अब 10,000 रुपया जो होगा वो कैश लेजर से
सरकार के खजाने में डिपॉजिट करेगा। ठीक है, आउटपुट टैक्स पटना वाले का हो गया 60,000 और उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है 50,000 का। थ्योरी के हिसाब से, कानून के हिसाब से आउटपुट टैक्स से आईटीसी का मिन्हा होना है और वो 50,000 माइनस होगा। 10,000 की इसकी देनदारी बनेगी जो कैश लेजर। अच्छा, कभी भी कैश लेजर है लेकिन काउंटर पेमेंट यहाँ नहीं होता है। किसी व्यापारी को ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, चाहे वो निफ्ट से हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही ट्रांसफर होना है। रिटर्न भी मैनुअल नहीं आता है, पोर्टल पर फाइल करना है। पेमेंट भी पोर्टल पर फाइल माने पेमेंट भी पोर्टल पर करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो अब आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि गुड्स का ट्रैकिंग कैसे होता है। हम एक व्यापारी हैं, कितना कहां से परचेज किए हैं ये क्रॉस चेक हो रहा है जिस जिस आदमी ने हमको माल की बिक्री किया है। ठीक है, ये कैसे होगा कि उसके रिटर्न से पता चलेगा और मैंने किस किस को बेचा इससे हमारा लिएबिलिटी डिसाइड होगा। और मैंने जो किसी को बिक्री किया तो किसी के लिए परचेज है, तो मुजफ्फरपुर वाले को बेचा है तो उसका भी क्रॉस चेकिंग हो रहा है कि हमने कितना का माल दिया, वो अपने रिटर्न में कितना डिस्क्लोज किया। तो ये एक पूरा ऑनलाइन मैकेनिज्म है जिससे गुड्स को ट्रैक किया जा सकता है कि कौन माल कहां से कहां गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, ई वे बिल का, जो अभी हम थोड़ा उसको डिस्कस करना जरूरी समझते हैं। ई वे बिल, ई वे बिल में ये कहीं विभिन्न नामों से सुने होगा आप लोग जरूर कि रोड परमिट चाहिए तो वे बिल चाहिए। आज ये ई वे बिल है जीएसटी में। ई वे बिल क्या है कि कोई भी व्यापारी अगर 50,000 से ज्यादा का माल कहीं से मैंने राज्य के बाहर से या इंटर स्टेट में, बिहार में ये है कि बिहार से बिहार में जा रहा है तो उसके लिए अलग लिमिट है, लेकिन नेशनल लेवल पर यह है कि किसी राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई व्यापारी माल लेके जा रहा है, अगर उसका वैल्यू 50,000 से अधिक है तो उसको पोर्टल से ऑनलाइन ई वे बिल जनरेट करना है। ठीक है, ऑनलाइन ई वे बिल जनरेट करना है। उसमें पूरे माल का डिस्क्रिप्शन रहता है ई वे बिल में कि उस माल का सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, मतलब विक्रेता कौन है, क्रेता कौन है। ठीक है, गुड्स क्या है, उसका इनवॉइस नंबर क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उस पर टैग पड़े, ऑल डिटेल्स ऑफ गुड्स। अब जैसे ही ई वे बिल जो आप ऑनलाइन जनरेट करते हैं तो सिस्टम को भी पता है कि ये और किस गाड़ी से जा रहा है, किस रास्ते जा रहा है। उसके लिए एक टाइम लिमिट भी किया हुआ है ताकि उसका मिस यूज नहीं हो। जैसे पर 100 किलोमीटर पर उसका टाइम निश्चित किया हुआ है। जैसे दिल्ली यहाँ से 1000 किलोमीटर है मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, तो उसके लिए प्रावधान किया हुआ है। जो दिल्ली से पटना आना है तो इसके लिए 3 दिन में अगर आया तो आया, नहीं तो एक्सपायर कर जाएगा ई वे बिल, ऑनलाइन ई वे बिल एक्सपायर कर जाएगा। अब माल यहाँ आ गया तो सिस्टम को ये पता लग गया रिटर्न में, अगर सपोज करिए कि कोई ई वे बिल जनरेट किए हुए हैं आप कि जो माल आपने दिल्ली से पटना लाया, और अगर टैक्स इवेजन के दृष्टिकोण से उस माल को आपने अगर शो नहीं किया तो इट इज एडिशनल वे ऑफ चेकिंग द ट्रांजैक्शन या कहिए ट्रैकिंग द ट्रांजैक्शन। ये एक तो मैकेनिज्म है ई वे बिल। अब अगर ई वे बिल कोई नहीं जनरेट किया है, माल का मूवमेंट हो रहा है, तो उसको इन्फोर्समेंट एजेंसी उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरसेप्ट कर सकती है, उसको सीज कर सकती है और उस पर पेनल एक्शन, पेनल्टी का भी प्रोविजन है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या डिस्कस किया, आईटीसी हो गया, सप्लाई हो गया, जीरो रेटेड हो गया, सेज हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, रिटर्न हो गया, पेमेंट हो गया, ई वे बिल हो गया। मैंने मोटा मोटी आप लोगों को जितनी बात जाननी चाहिए एक एकेडमिक दृष्टिकोण से वो मैंने डिस्कस किया। अब अगर आप लोगों का कोई सवाल है
हेलो हेलो, आवाज जा रही है? यस सर, आवाज आ रहा है। अच्छा, तो अब आप लोगों का और कोई सवाल है? नहीं तो कहिए, तो हम इस पर मैंने थोड़ा सा और मैंने दूसरा चीज हम अब कुछ डिस्कस करेंगे। बताइए। अब मैं एक जनरल टैक्सेशन की बात करूं, बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होते रहता है। जीएसटी के बारे में भी एक जगह हमसे किसी ने पूछा, ये व्यापारी कर देता है, तो इसमें वो तो क्लियर हो गया जी, व्यापारी कोई कर का भुगतान नहीं करता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका शिफ्टिंग होता है और फाइनली एंड कंज्यूमर तक जाता है। अब हम दूसरा चीज डिस्कस करें कि ये पहले कहा जाता था कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट का विरोध हो रहा था इस पर, और बिहार आगे बढ़ के बहुत सपोर्ट किया कि ये कहा गया या माना जा रहा था कि जो कंज्यूमिंग स्टेट होगा वो लाभ में होगा, इसलिए कि फाइनली चूंकि हमारे पास आबादी है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, बाहर से जितना माल आएगा उस सब पर हमको टैक्स मिलेगा। टैक्स मिल भी रहा है, टैक्स में बढ़ोतरी भी हुई है, लेकिन फिर भी अभी एट प्रेजेंट बिहार को वो जितने टैक्स का मर्जर हुआ है जीएसटी में, उसके दृष्टिकोण से देखें, जिसपे पेट्रोलियम शामिल नहीं है, नेचुरल गैस शामिल नहीं है, पेट्रोलियम का पूरा, चाहे वो क्रूड हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, एटीएफ हो, अननेचुरल गैस, ये उसमें सम्मिलित नहीं हुआ है। लीकर तो ऐसे भी नहीं है, और बिहार में वो जीएसटी में भी नहीं है, और बिहार में तो प्रोहिबिशन है ही। तो ये सम्मिलित होने के बाद अभी भी बिहार को कंपनसेशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि नेट टैक्स में 14% की वृद्धि अपने से नहीं हुआ है। ये एक बिहार का डाटा है, जो अभी भी कंपनसेशन, चूंकि 5 साल के लिए था, अभी इस साल भी मिला है, चाहे जितना भी हो, लेकिन अभी कंपनसेशन मिला है बिहार को। और उम्मीद की जा रही है कि चूंकि कंज्यूमिंग स्टेट है, सारा माल कंज्यूम यही होना है, हमारे यहाँ कोई मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, हमारे यहाँ से माल कोई बहुत इंटर स्टेट में दूसरे राज्यों में नहीं जा रहा है मैन्युफैक्चर होके, बल्कि हमारे यहाँ आ रहा है। और आ रहा है तो हमारे यहाँ ही टैक्स मिलेगा, और यहाँ से चूंकि इंटर स्टेट सेल नहीं होता है, इंटर स्टेट सेल होगा तो आईजीएसटी होगा, और आईजीएसटी का क्रेडिट उस राज्य में चला जाएगा जहां पर वो माल की बिक्री हुई है। अब इसके अलावा हाँ, एक चीज हमको अब एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं, ध्यान में नहीं रहता है। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा कंपोजिशन डीलर का, ये जानना जरूरी है। कंपोजिशन डीलर क्या होता है? इसमें छोटे छोटे व्यवसायियों का ध्यान रखा गया है, और उनके लिए एक फिक्स टैक्स सिस्टम की व्यवस्था की गई, जिसको कंपोजिशन स्कीम बोलते हैं। कोई ऐसा व्यवसायी जिसका शुरू में था, जब जीएसटी एक्ट आया था तो उस समय था 40 या 50 लाख रुपया तक का जो व्यापार करते हैं, मतलब छोटे व्यवसायी हैं। आज की तारीख में तो वो 1.5 करोड़ का उसका लिमिट हो गया है कि अगर इस सीमा तक अगर व्यापार करते हैं वो, ठीक है, शुरू में 50 लाख था उस सीमा, आज बढ़ के 1.5 करोड़ हो गया है। अगर 1.5 करोड़ रुपया तक अगर उनका सालाना कारोबार है, तो उनको ये जनरल व्यवस्था में टैक्स नहीं भुगतान करना है। उनको क्या है कि एक कंपोजिशन स्कीम है जीएसटी के अंतर्गत, उसको वो ऑप्ट करेंगे। ये उनका चॉइस है, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है कि अगर वो व्यवसायी चाहें तो वो जितना भी टर्नओवर करें, जितना भी माल की बिक्री करें, अप टू द लिमिट ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटम, तो उस ट्रांजैक्शन पर 1% ही कर चुकाएंगे, सिर्फ 1% टर्नओवर पर। शर्त ये होगा कि उस अब जहां से खरीदें, और खरीदने पर जो भी कर का भुगतान किए हैं उसका कोई उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।
अगर जनरल व्यापारी हैं, स्पेसिफाइड क्वांटम से नीचे का कारोबार करते हैं, मतलब माना गया है कि छोटे कारोबारी हैं, तो वो माल का कहीं से खरीदें, लेकिन उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर 1000 का माल बेचते हैं तो 1% टैक्स, चाहे वो जैसा 10 रुपया हो या जो भी हो, उनको वही भुगतान करना है। दूसरा छूट क्या है? दूसरा छूट यह है कि उनको मंथली रिटर्न नहीं देना है, उनको एक क्वार्टर पर तिमाही रिटर्न देना है। टी कंपोजिशन का स्कीम है, तो उनको ये सुविधा हुई कि 1% टैक्स दिए, और उनको उतना बुक्स ऑफ अकाउंट, खाता वही उतना मेंटेन नहीं करना है जितना कि जनरल व्यवसायियों को करना है, और तिमाही रिटर्न देना है। उसमें भी कई कैटेगरी बने हुए हैं। वैसे डीलर जो जनरल ट्रेड करते हैं उनके लिए 1% है, और रेस्टोरेंट कोई चलाता है, ये अकेला यही है जो कंपाउंडिंग में है। सर्विस के सेक्टर में अकेला एक रेस्टोरेंट जैसा बिजनेस है जिसमें जीएसटी एक्ट के तहत कंपाउंडिंग की व्यवस्था वो बंगाल के दबाव में किया गया, और उस पर 5% कर करने का मतलब कि 2.5% SGST, 2.5% CGST। जनरल व्यापारी केस में 1% है, तो 1% का मतलब 0.5% SGST, 0.5% CGST। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसमें 1% GST, SGST और 1% CGST। एक कंपोजिशन डीलर के लिए ये एक स्कीम, छोटे व्यापारियों के लिए एक स्कीम है। इसको हम फिर से ही करें कि वो वैसे व्यापारियों के लिए है जो छोटे छोटे हैं और उनका स्पेसिफाइड क्वांटम से कम का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ऐसे ही में टोटल टर्नओवर का 1% वो कर का भुगतान करेंगे। रेस्टोरेंट केस में 5% है, मैन्युफैक्चरिंग केस में 2% है, और इनको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। जो ही परचेज पर जो कर चुकाएंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि इनसे जो माल खरीदेगा, जो सपोज करिए कि हम कंपाउंडिंग डीलर हैं, कंपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, और आप भी कोई व्यापारी हैं, आप कोई माल इनसे माने हमसे परचेज करते हैं, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए कि जिन चीजों पर 5% का दर विहित है, ये तो कंपोजिशन डीलर तो 1% लेंगे ना। तो वैसे परिस्थिति में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा, न विक्रेता को मिलना है। विक्रेता मतलब जो कंपोजिशन डीलर है, जैसे हम, न हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा, और न हमसे आप खरीदे हैं तो आपको भी लाभ नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटे व्यवसायी के लिए ये कंपोजिशन का स्कीम है, और इसमें छोटे व्यवसायियों का ध्यान रखा गया है। और इसमें 3 तरह का कैटेगरी बांटा गया है। अब जीएसटी एक्ट में ये भी प्रावधान है कि जितना रेट सब कमोडिटी का, जैसे यहाँ 5, 12, 18, 28 4 तरह का स्लैब है डिपेंडिंग ऑन द कमोडिटी। और क्यों है इसके पीछे, रेशनल क्या है, तो आप लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे, पढ़े ही होंगे, ये प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि एबिलिटी टू पे के हिसाब से है कि हायर द इनकम हायर द टैक्स। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, रेट में स्लैब, टोटल टैक्स तो बढ़ता है। अगर 20% टैक्स अगर फिक्स हो जाए तो 5 लाख वाला देगा 1 लाख, 3 लाख वाला देगा 60,000, 2 लाख वाला देगा 40,000। तो टोटल टैक्स इनकम के साथ बढ़ ही रहा है, तो उसको हम प्रोग्रेसिव नहीं बोलेंगे। वो तो रेट है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है टोटल टैक्स बढ़ रहा है, वो प्रोग्रेसिव नहीं है। प्रोग्रेसिव ये है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है तो टैक्स का रेट बढ़ता है। ठीक है, इनकम टैक्स के पहले प्रोग्रेसिव टैक्स को देखते हैं, तब फिर हम इसकी बात करेंगे, जीएसटी की बात करेंगे। तो जैसे देखते हैं कि 10 लाख तक जिसका इनकम है तो है क्या भाई, आपको 20% इनकम टैक्स लगेगा। अब 10 लाख तक 6 लाख वाला, 7 लाख वाला, 8 लाख वाला, 5 लाख वाला जो भी हो उसको 20% लगेगा। कहता है कि 10 से 15 लाख, उदाहरण है काल्पनिक, 10 से 15 लाख के बीच में कितना हो सके आपको कहा दे कि भाई 25% के दर से आपको टैक्स लगेगा। तो जैसे इनकम बढ़ रहा है तो टोटल टैक्स तो बढ़ेगा ही,
रेट ऑफ टैक्स भी बढ़े, टोटल टैक्स और रेट ऑफ टैक्स। तो इनकम बढ़ने के साथ रेट ऑफ टैक्स बढ़ता है। अब 15 लाख से जिसका ऊपर है तो उसको हो सके 30% स्लैब में, इंडिया में अभी हाईएस्ट स्लैब वही है इनकम टैक्स का। तो इस व्यवस्था को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। अब अगर वो टैक्स का रेट फिक्स रहता, चाहे 5 लाख हो इनकम, चाहे 50 लाख हो या 10 लाख हो या 1 करोड़ हो, अगर वो फिक्स हो जाए कि 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हायर इनकम जिसको है उसके लिए रुपया का वैल्यू कम है। ये सीधा थ्योरी है कि हाई अपने ज्यादा जो चीज हमारे पास होता है उसकी यूटिलिटी कम होती है, उसका हमारे लिए एक गरीब रिक्शा चलाने वाले के लिए 500 रुपया की बहुत अहमियत है। हो सके उसका 1 महीना का राशन आता होगा उससे, लेकिन बिल गेट्स के लिए 500 रुपया का कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब रुपया का वैल्यू अलग अलग होता है, अलग अलग लोगों के लिए वो डिपेंड करता है जो उनका इनकम कितना है। ये बेसिक थ्योरी है इकोनॉमिक्स का। अब वो रिक्शा पुलर भी अगर 10% टैक्स दे और बिल गेट्स भी 10% टैक्स दे, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ये रिग्रेसिव टैक्स, चूंकि बोझ जो है वो समान तरीके से बढ़ता नहीं है। जिनका इनकम कम है उस पर ज्यादा लोड हो गया, और जिनका हायर इनकम है उनके लिए भी वही दर है। तो कहने का मतलब टैक्सेशन को रिग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स में बहुत इजीली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में, चूंकि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने पहले भी बताया था कि पहला फर्क है कि डायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग नहीं होता है। पॉइंट ऑफ लेवी एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोथ रिमेन्स ऑन द सेम पर्सन। क्योंकि हम पर टैक्स लगा है, ईमानदारी हमारी ही है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स किस पर लगा, बिजनेसमैन पर लगा, और वो कलेक्ट किससे कर रहा है, जो उससे माल परचेज कर रहा है। तो टैक्स का बर्डन किस पर है, कस्टमर पर। ये तो बीच का एक एजेंट है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट का। तो इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स कैसे लाया जा सकता है? तो ये जो हमने अभी बात की कि 5, 12, 18, 28 ये 4 तरह का स्लैब है रेट ऑफ टैक्स का जीएसटी में। तो यहाँ पर उसको इस रूप में इंप्लीमेंट किया गया कि जो एसेंशियल कमोडिटी है, जो जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है, जो रिक्शा पुलर वाले को भी सपोज करिए कि आटा चाहिए, और बिल गेट्स भी आटा खाते होंगे, या अपने हमने एक एग्जाम्पल लिया कि कोई करोड़पति आदमी भी आटा तो खाता है, चावल वो भी खाता है, चावल वो भी खाता है। तो कहने का मतलब कि वैसे चीज जो एकदम बिल्कुल एसेंशियल कमोडिटी है और जीवन यापन के लिए सबको जरूरत है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज फाइनेंशियल स्टेटस, तो वैसे कमोडिटी को जो मास कंज्यूमर गुड्स हैं उस पर टैक्स का रेट लोअर रखा जाता है। ज्यादातर यहाँ जनरल यूज